बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में मनमुटाव, आपसी मतभेद मुखर तरीके से सामने आए हों, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को न के बराबर मिलेगा। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं में ऐसी मनमुटाव सामने दिखाई दे रही है जो कि आज कई सवाल खड़े कर रही है। दो बड़े चेहरे, संजीव बालियान जो कि मोदी सरकार में 10 साल मंत्रिमंडल में रहे, और संगीत सोम जो कि विधायक हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट पर संगीत सोम पर जो संजीव बालियान हैं, उनके ऊपर संगीत सोम ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। पहले मैं आरोप आपके सामने रख देता हूं। यह कहा गया, बालियान ने कहा कि हार की जिम्मेदारी संगीत सोम पर है। ऐसे में संगीत सोम ने क्या कहा कि अगर आप वक्त रहते मेहनत करते तो आपको इसका फल मिलता। आप कार्यकर्ताओं से कटे हुए हैं, इसलिए आप अपनी ही सीट पर हार गए। संजीव बालियान का आरोप है कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद की। देखिए कितना बड़ा आरोप है, संगीन आरोप है। इसमें संगीत सोम ने कहा कि बुल्ढाना और चरथाव में संजीव बालियान क्यों पीछे रह गए, क्योंकि ये दोनों सीट, ये दोनों असेंबली कंस्टिट्यूएंसी उनके खुद के निवास के पास है। इसके साथ ही संगीत सोम ने छिपकर वार करने का आरोप भी संजीव बालियान पर लगाया। इसके साथ ही संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, संगीत सोम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें संजीव बालियान पर संगीत सोम ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। साहब, उसकी पूरी पर्ची हमारे पास है, लेकिन हम आपको उसमें से कुछ मुख्य बिंदु बता रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से बड़े पैमाने पर संजीव बालियान ने संपत्ति इकट्ठा कराई है और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप के ये जो दौर हैं, ये जबरदस्त तरीके से दोनों नेताओं के बीच में चल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दोनों नेता क्या क्या कह रहे हैं। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। उससे होता है उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। तो संगीत सोम और संजीव बालियान ये दोनों एक ही क्षेत्र के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि दो अलग अलग पार्टियों के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें संगीत सोम ने पर्चे बंटवाए। इस पर्चे में संजीव बालियान के ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप उन्होंने लगवाए, जिसके बाद संजीव सहरावत नाम के एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका कहना है कि संगीत सोम ने उनके ऊपर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाने के जो आरोप लगाए हैं, और उस मामले में संजीव सहरावत ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी दिया है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीव सहरावत ने कैसे अपना बचाव किया है। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के बीच में इस तरह की सिर फुटौल मेरी याददाश्त में कम से कम बीते 10 साल में आज तक कभी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस झगड़े का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर पड़ने जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आरएलडी के साथ गठबंधन की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यह झगड़ा और आगे बढ़ा। संजीव बालियान इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हुआ, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का यह असेसमेंट था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी से विमुख हो रहा है। और देखिए, अगर आज आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं होता तो कई मामलों में, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था।
इस बारे में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती। वहीं आरएलडी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 सीट पर जीत हासिल की है। अगर आप इसको 2019 के आंकड़ों से मिलाकर देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थी और उस वक्त आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जयंत चौधरी के साथ आने की वजह से जाट वोटर विमुख बड़े पैमाने पर आज बीजेपी के साथ नहीं हुआ, वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नुकसान को आप बड़े पैमाने पर देख सकते थे। लेकिन अब इसका जो खामियाजा है वो संजीव बालियान, संगीत सोम और इस तरह के तमाम नेताओं को भोगना पड़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अलायंस में अब आरएलडी ज्यादा आगे निकलती आ रही है। आरएलडी ने पुणे चुनाव प्रचार के दौरान यह आरोप लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके इन तमाम मुजफ्फरनगर या इसके आसपास के इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अगर मिलकर चुनाव लड़ा होता तो कहीं बेहतर परिणाम सामने आ सकते थे। लिहाजा अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया है, इंडिपेंडेंट मंत्रालय दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नेताओं के बीच के कलह है वो बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। और इसके पीछे एक और कहानी भी है, और यह कहानी थोड़ी अलग ही है। कहानी यह है कि माना जा रहा है कि राजपूत वोटर्स बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भीतरघात कर रहे थे। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में चर्चा बहुत जबरदस्त है। और यह कब से शुरू हुआ साहब? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कब से शुरू हुआ, मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि संगीत सोम राजपूत है, और इसलिए ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है संजीव बालियान और संगीत सोम में, ये अपने आप में बड़ा है। तो जो राजपूत मतदाता को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? अरविंद केजरीवाल, याद कीजिएगा, बेल पर जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार में ये कहते हैं कि जैसे ही 400 पार हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल देगी। इस एक वाक्य ने लोगों के दिमाग में एक संशय उत्पन्न कर दिया। इस संशय की वजह से राजपूत समाज ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से विमुख होने लगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संन्यास लेने से पहले राजपूत समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों का जुड़ाव उनके प्रति है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो तमाम अन्य राजपूत नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनके दिलों में भी इस तरह का डर बैठने लगा। लिहाजा राजपूतों की अनबन की वजह से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि अयोध्या और उसके आसपास की कई सीटों पर जहां पर राजपूत खास करके बहुत ही प्रभावशाली हैं, इन सभी सीटों पर काफी ज्यादा मनमुटाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि नेताओं का कलह सामने आ रहा है। राजपूत समाज का जो असंतोष है उसकी एक कड़ी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। यही कड़ी आपको अवध के क्षेत्र में और यहां तक कि पूर्वांचल में भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़े से ट्रांजिशन के स्टेज में है और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत जल्द ही सुधारने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि गोरखपुर में, जहां अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने शिविर में हैं और वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मोहन भागवत की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से 15 तारीख को होने वाली है। और शायद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी मुलाकात के साथ योगी आदित्यनाथ के तमाम संशय और उसके साथ साथ तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने के हवाले से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी चुनाव के बाद, जब नतीजे अच्छे नहीं आए थे, और यह कहा जा रहा था उस वक्त कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने रखे थे, उन नामों को नहीं चुना गया। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर उत्तर प्रदेश के नतीजे कुछ और हो सकते थे। इसमें कितनी वास्तविकता है, कितनी नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति की गलियारों में काफी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक क्लाइमैक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर
आप देखिए कि पहली बार 10 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं और यह स्थिति बहुत मुफीद कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो नहीं है।